गाइस व्हाट्सअप, दिस इज सी पीयूष गोयल। कैसे हैं आप सभी? आई होप यू ऑल आर डूइंग रियली 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 फैंटास्टिक। भाई आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक अनदर इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड आपके सिलेबस का, दैट इज SA 550 विच इज़ रिलेटेड पार्टीज़। भाई अगर चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और अगर तुम मेरे लेक्चर्स को देखते हो बट अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो यार बहुत गलत बात है, सब्सक्राइब कर दो। एंड अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, अगर बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगे तो लाइक के साथ साथ कमेंट भी कर देना, शेयर कर देना उन सभी के साथ जिनका भी तुम्हारे फ्रेंड्स का एग्जाम्स आ रहे हैं, चाहे सितंबर 25 में हो या फिर Jan 26 में हो या फिर उसके बाद एंड ऑनवर्ड्स। आइए देखते हैं कि अनदर इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड, करते हैं स्टैंडर्ड को रैप अप। तो देखो यार, ये है आपके सिलेबस का एक स्टैंडर्ड SA 550, दैट इज रिलेटेड पार्टीज। इस स्टैंडर्ड को याद रखना बड़ा इजी है। 5 क्या है भाई, आपस में रिलेटेड ही तो है, सेम। सो दैट्स वाई SA 550 किसका है? रिलेटेड पार्टीज का। तो भाई सबसे पहले तो इसका पर्पस समझो कि ऐसे आया क्यों, इतनी क्या ज़रूरत पड़ गई कि रिलेटेड पार्टीज़ के ऊपर एक स्टैंडर्ड ही बना दिया गया ऑडिटिंग का। तो थोड़ा एक तो मैं एक बैकग्राउंड दे देता हूँ स्टैंडर्ड के रिगार्डिंग क्या है। अगर भी तुम्हें चैप्टर 1, जो अपना चैप्टर 1 का इंट्रोडक्शन वाला लेक्चर था अपना, बिल्कुल ही जो फर्स्ट लेक्चर था अपने फास्ट ट्रैक सीरीज़ का, इंट्रोडक्शन टू ऑडिट, बिल्कुल फर्स्ट लेक्चर, उसमें भी मैंने तुम्हें बड़ी इजी एग्जांपल से समझाया था इंडिपेंडेंस का कंसेप्ट। अगर तुम्हें याद हो कि गोलू है, उसका भाई है जिंदल इलेक्ट्रॉनिक्स वाले, एंड सो ऑन। इस तरह तुमको मैंने एग्जांपल देके समझाया था, राइट। तो उसमें बेसिकली क्या था, गोलू और उसका भाई क्या थे, दोनों आपस में क्या थे भाई, रिलेटेड थे। देवर रिलेटेड विद ईच अदर, राइट। अब भाई होता क्या है सर, जहाँ रिलेटेड बंदे हों आपस में तो वहाँ पे फ्रॉड या अपने हिसाब से बेसिकली बायसनेस आ जाती है। अगर मेरी इजीली तुमको एक मेरी बात सुन, तो इजी एग्जांपल के साथ समझाता हूँ। और अगर तो तुमको वो लेक्चर याद आ गया मेरा, लेक्चर 1 इंट्रोडक्शन टू ऑडिट वाला, तो तुमको आइडिया लग गया होगा मैं किस और इशारा करने जा रहा हूँ। इसलिए मैं तुम्हें एक और एग्जांपल देके समझा देता हूँ इस ऐसे के लिए भी। तो देखो यार, ये है मिस्टर गोलू, ठीक है। इनका लेट्स सपोज ऑडियो प्रोडक्ट्स का बिजनेस है, राइट। और ये है मिस्टर क्या नाम लें, मिस्टर रामू ले लो, चलो मिस्टर रामू, जिनका भाई काम है किस चीज़ का, लेट्स सपोज इनका काम है भाई स्मार्ट वॉचेस का, राइट। तो हुआ क्या, ये भी लगा लो कि ये भी बेसिकली स्मार्ट वेरिएबल्स में डील करते हैं। स्मार्ट वेरिएबल्स, जिस तरह बोट हो गई अपनी, हैमर हो गई, ये जो कंपनीज हो गई अपनी, नॉइज हो गई, ये भी वेरिएबल्स में डील करती हैं कंपनी, राइट। तो हुआ क्या भाई, गोलू एंड जो रामू हैं ये आपस में क्या हैं सर, ये आपस में क्या हैं, ब्रदर्स, रियल ब्रदर्स हैं सर, भाई भाई। अब हुआ क्या, गोलू की सेल हो नहीं रही, इतनी। गोलू कह रहा है यार काम बड़ा धीरे चल रहा है, लोग आजकल एयरपॉड्स को, ऑडियो प्रोडक्ट्स को खरीद नहीं रहे। तो गोलू ने एक आइडिया सोचा। अब गोलू कहता है यार, जब अगर सेल नहीं बढ़ेगी तो मेरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अच्छी नहीं दिखेंगी, और अगर मेरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स यानी कि मेरे FS रिजल्ट्स अच्छे नहीं गए तो भाई शेयर होल्डर्स को मैं क्या मुंह दिखाऊंगा। शेयर का जो प्राइस है मार्केट में वो भी फॉल करने लग जाएगा, और जो मैंने फंड रेज किए पड़े हैं, मेरे को और फंड रेजिंग करनी है, मेरे को IPO लेके आना है अपना, तो वो किस तरह मैं मैनेज करूँगा। तो गोलू ने एक आइडिया सोचा गोलू ने एक आइडिया। तो गोलू ने कहा यार मेरा भाई रामू तो भी है, मैं ऐसा करता हूँ रामू को सेल दिखा देता हूँ, रामू अपना भाई तो है कि नहीं। तो गोलू ने क्या किया सर, गोलू ने सेल करनी शुरू की, किसको, मिस्टर रामू को। फिर आखिरकार रामू का भी किसका काम है, स्मार्ट वेरिएबल्स का, ठीक है। स्मार्ट वॉचेस में डील करता है रामू, स्मार्ट रिंग में डील करता है, और साथ में वो ऑडियो प्रोडक्ट्स भी रखता है रामू, राइट। तो भाई गोलू ने क्या किया, गोलू ने अपने भाई को सेल करना स्टार्ट कर दिया, राइट। अब FS में क्या दिख रहा है सर, सेल्स दिख रही है 100 करोड़ की। अब
जब तक तुम इस 100 करोड़ के अंदर नहीं जाओगे, तुम इसको डिटेल में चेक नहीं करोगे, तब तक तुम्हें क्या पता कि भाई 100 करोड़ की सेल क्या है। अगर कोई बंदा इसको बाहर से देखे 100 CR की सेल देख रहा है, तो उसको क्या पता लग रहा है, उसको तो लग रहा है भाई कंपनी की 100 करोड़ की सेल हो रही है। बट एक्चुअल में क्या पता, बट एक्चुअल में तो भाई गोलू को ही पता है कि वो सेल किसको हो रही है, वो तो उसके भाई मिस्टर रामू को हो रही है, किसी थर्ड पार्टी को सेल नहीं हो रही। राइट, नो डाउट वो जेन्युइन सेल भी कर सकता है, नो डाउट। भाई अब अगर भाई रामू ने कहा गोलू को कि रामू यार मैं ऐसा करता हूँ, मैं बाहर से तो भी परचेज करता हूँ जो एयरपॉड्स होते हैं अपने, ठीक है, ऐसा कर तेरा खुद का बिजनेस है ही, तू मेरा भाई भी है, तो मेरे को अच्छे रेट पे दे देगा, मैं तुझसे परचेज कर लेता हूँ, तेरी भी सेल हो जाएगी, मेरी भी आगे सेल हो जाएगी, मेरा भी काम बन गया, तेरा भी काम बन गया। देयर कैन बी जेन्युइन रीजन एज वेल। जेन्युइनली वो एक दूसरे को सेल परचेज कर सकते हैं, इसमें कोई भाई दो राय नहीं है। बट इस जेन्युइन के चक्कर में भाई फ्रॉड होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। राइट, मैं कह रहा हूँ ठीक है, साल भर में रामू ने अपने भाई को 20 करोड़ के एयरपॉड्स लेट्स सपोज सेल किए। राइट, जेन्युइन सेल की उसने। राइट, अब तुम्हें लग रहा है ना जेन्युइन सेल है भाई ये, बट क्या पता 20 करोड़ में से कितने भी उसने बोगस सेल्स हो, क्योंकि उसको तो खुद को पता कि किसी को क्या पता लगेगा भाई, मेरे तो भाई है रामू। अगर कल को ऑडिटर आएगा और वो पूछेगा भी रामू से कि ये सर रामू साहब डेटर्स आ रहे हैं हमारी बुक्स में आपके अगेंस्ट लेट्स सपोज 4 करोड़ के, तो क्या 4 करोड़ के डेटर जेन्युइन है, वो कह देगा बिल्कुल जेन्युइन है सर। भैया अगर भाई भाई को थोड़ी फंसाएगा, ये तो भाइयों की मिली भगत है, जिसको हम बोलते हैं कॉलूजन अमंग द पीपल। रिलेटेड पार्टीज आपस में एक दूसरे से मिलकर बहुत सारे फ्रॉड कर सकती हैं। अच्छा एक और सुनो, देखो जैसे गोलू को क्या था, गोलू को क्या था भाई, सेल इंक्रीज करनी है कि फ्रेंचाइज रिजल्ट्स बेटर हो जाएं, और वेराज रामू के ऑलरेडी बेटर थे, उसको था कि यार जितने मेरी ज़्यादा सेल हो रही है मेरे को ज़्यादा टैक्स देना पड़ रहा है, तो उसको था कि यार मेरे एक्सपेंसेस बढ़ जाएं। उसने क्या किया, गोलू को सेल करनी थी, रामू को परचेज करनी थी कि उसके टैक्सेस कम हो जाएं। लो भैया, दोनों भाई हैं आपस में मिली भगत कर ली, दोनों का काम बन गया, और शेयर होल्डर को ऐसा लग रहा है कि यार बहुत सही जा रहा है, पर एक्चुअल में कोई सेल परचेज हुई ही नहीं, सब बोगस काम चल रहा है भाई। तो इस वजह से भाई रिलेटेड पार्टीज को चेक करना, उनकी ट्रांजैक्शंस को अच्छी तरह देखना, डिटेल में ऑडिट करना उनका कि वाकई वो ट्रांजैक्शन जेन्युइन है या वैसी बोगस हैं, या एंट्री सिर्फ घूम रही हैं एक दूसरे में, उसको चेक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आई होप तुमको रेलेवेंस समझ आई होगी कि यार इतना क्यों फोकस दिया जा रहा है रेटेड पार्टीज़ के ऊपर, कि इनके ऊपर एक स्टैंडर्ड का पूरा पूरा स्टैंडर्ड बना दिया गया SF550। तुम खुद सोचो यार, वो दोनों भाई आपस में मिलकर अपनी मिली भगत कर रहे हैं, सेल परचेज कर रहे हैं, और लोगों को लग रहा है कि यार जेन्युइन सेल परचेज हो रही है, बट वो जेन्युइन सेल परचेज नहीं है भाई, वो बेसिकली अपना काम निकाल रहे हैं। उसको सेल चाहिए वो सेल दे रहा है, इसको परचेज चाहिए वो परचेज ले रहा है, बात खत्म। समझ पा रहे हो? तो एज एन ऑडिटर इट्स ऑर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि सर जितनी भी आपकी क्या है आरपीटी रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन्स, राइट, इस फ्रेज को मैं बहुत यूज़ करूँगा आगे कि आरपीटी का मतलब क्या है भाई, रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन्स, कि ऑडिटर ढंग से चेक करें इनको सॉरी। आई होप तुमको समझ आया होगा। तो ठीक है भाई, अब चलते हैं सीधा अपने ऐसे की तरफ, नोट्स की तरफ। राइट, तो सर डेफिनेशन क्या है, जैसे आपने तो एग्जांपल दे दी कि भाई भाई आपस में क्या है, रिलेटेड पार्टीज हैं, बट सर कोई एक फॉर्मल डेफिनेशन तो भी होगी ना। बिल्कुल है सर, आइए फॉर्मल डेफिनेशन क्या है आपके ऐसे के हिसाब से देखते हैं। तो हम किसको कहेंगे कि ये आपस दोनों में आपस में क्या है, रिलेटेड पार्टीज हैं एज पर द एप्लीकेबल एफआरएफ। भाई जो भी तुम्हारे ऊपर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क लग रहा है, लेट्स सपोज आई मीन टू से, इसका मतलब क्या है, तुम्हारे ऊपर इंडेस लग रहा है, इंडेस क्या है अपना 24 है, जो कि बात करता है किसके लिए, रिलेटेड पार्टी के रिगार्डिंग। और अगर एएस की बात करूँ, AS 18 है, तुमने एडवांस अकाउंट में पढ़ा होगा, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 18, जो कि बात करता है किसके ऊपर, रिलेटेड पार्टीज के ऊपर। तो जो भी तुम्हारे ऊपर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क लग रहा है, चाहे इंडेस लग रहा है, चाहे AS 18 लग रहा है, चाहे कंपनी एक्ट लग रहा है, चाहे पार्टनरशिप एक्ट लग रहा है, जो भी तुम्हारे ऊपर स्टैंडर्ड्स लग रहे हैं,
जो भी तुम्हारे ऊपर अकाउंटिंग फ्रेमवर्क लग रहा है उसके हिसाब से अगर उस एक्ट में, उस फ्रेमवर्क में डिफाइन की गई है रिलेटेड पार्टी की डेफिनेशन, लाइक AS 24 डिफाइन करता है कि भाई इन सर्कमस्टांसिस में अगर आपकी ट्रांजेक्शन हो रही हैं तो आपस में आप दोनों क्या माने जाओगे, रिलेटेड पार्टीज माने जाओगे। और अगर AS 18 की बात करूँ तो वो भी कुछ बताता है, अपने इंस्टांसेस बताता है कि यार अगर ये क्राइटेरिया मैटर हो रहा है तो यू बोथ आर रिलेटेड पार्टीज। अगर FRF में दिया गया है तो भी उस डेफिनेशन को मान लो, राइट। एंड अगर जो भी आपके ऊपर AS अकाउंटिंग फ्रेमवर्क लग रहा है, अगर उस फ्रेमवर्क में कुछ भी स्पेसिफाई नहीं किया गया कि साहब ये रिलेटेड पार्टीज हैं, ये डेफिनेशन है, कुछ नहीं स्पेसिफाई किया गया, तो आओ नेक्स्ट स्टेप के ऊपर, इफ़ फ्रेमवर्क हैज़ मिनिमल और नो रिलेटेड पार्टी गाइडेंस, या तो बहुत कम है या है ही नहीं, राइट, तो हम किसको मानेंगे रिलेटेड पार्टीज? बहुत ईजी है, पर्सन और एंटिटीज विद कंट्रोल और सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस ओवर द रिपोर्टिंग एंटिटी। भाई मेरे रिपोर्टिंग एंटिटी क्या है? तुम्हारा क्लाइंट। तुम्हारा क्लाइंट जिसका तुम ऑडिट कर रहे हो वो क्या है? रिपोर्टिंग एंटिटी, जिसकी तुम बैलेंस शीट P&L ऑडिट कर रहे हो, राइट। पर्सन और एंटिटीज विद कंट्रोल और सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस ओवर द रिपोर्टिंग एंटिटी, मतलब लेट्स सपोज ABC तुम्हारा क्लाइंट है, रिपोर्टिंग एंटिटी है हमारी, तुम्हारा क्लाइंट है जिसको ऑडिट कर रहे हो तुम लोग। इसको जो भी पर्सन्स लाइक PQR ये पर्सन्स हैं, इनका इसके ऊपर कंट्रोल है, या कंट्रोल हो या क्या हो, सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस हो, या तो कंट्रोल हो सर या क्या हो, SI हो। दोनों में से अगर कुछ भी है तो हम इनको क्या मान लेंगे? रिलेटेड पार्टीज मान लेंगे, यानी कि PQR इसके क्या हो गए? रिलेटेड पार्टीज हो गए, अगर इनका कंट्रोल है या सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है, राइट। अच्छा, एंटिटीज ओवर विच द रिपोर्टिंग एंटिटी हैज कंट्रोल और सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस, मतलब देखो एक तो था कि इसके ऊपर किसका, तुम्हारे क्लाइंट के ऊपर किसका इन्फ्लुएंस है या कंट्रोल है। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है? तुम्हारा क्लाइंट किसको कंट्रोल करता है? लाइक ABC का अगर किसी के ऊपर कंट्रोल है, या ABC का किसी के ऊपर SI है, लेट्स सपोज E और F के ऊपर इसके ऊपर कंट्रोल है, इसके ऊपर इसका SI है, तो E और F इसके क्या माने जाएंगे? रिलेटेड पार्टीज, राइट। अगर तो तुम खुद किसी से कंट्रोल हो रहे हो तो वो भी तुम्हारे लिए क्या है? रिलेटेड पार्टी है। अगर तुम किसी को कंट्रोल कर रहे हो तो सर वो भी आपके लिए क्या है? RP। नेक्स्ट क्या है? एंटिटीज अंडर कॉमन कंट्रोल विद रिपोर्टिंग एंटिटी। ओके, इंटरेस्टिंग। इसका मतलब क्या है भाई? ये तुम्हारा क्लाइंट है ABC, राइट। एक EFG है पार्टी, राइट। रुको नीचे करने दो। ये ABC है, ये EFG है, ये क्या है? मोटा भाई। भाई क्या है? मोटा भाई है। मोटा भाई इन दोनों को कंट्रोल कर रहे हैं, ठीक है। तो ये आपस में तीनों क्या हो जाएंगे? एक दूसरे के रिलेटेड पार्टीज हो जाएंगे, समझ गए? दैट इज एंटिटीज अंडर कॉमन कंट्रोल। ये दो एंटिटीज हैं, एक तुम्हारे वाली, एक और इसकी एंटिटी है, दे बोथ आर अंडर कॉमन कंट्रोल। ये दोनों की दोनों एंटिटीज मोटा भाई के कॉमन कंट्रोल के अंडर हैं। तो ये तीनों आपस में क्या हो गए? इनका है लेफ्ट ट्रायंगल, ये बन गए एक दूसरे के RP, राइट। देखो कॉमन कंट्रोल, कॉमन ओनरशिप हो, जैसे मैंने बताया तुम्हें, क्लोज फैमिली मेंबर्स हो, मोटा भाई के जितने भी परिवार वाले हैं, मोटा भाई के जितने भी फैमिली मेंबर्स हैं सर, वो भी क्या हो जाएंगे? इनके रिलेटेड पार्टीज हो जाएंगी इन दो एंटिटीज के रिगार्डिंग। कॉमन की मैनेजमेंट, तुम्हारे जो बेसिकली की मैनेजमेंट है, लाइक दैट इज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स वगैरह हैं, जो टॉप मैनेजमेंट होती है, CFO, CEO, CTO, CMO एंड सो ऑन, वो सब तुम्हारे क्या हो जाएंगे? रिलेटेड पार्टीज। आई होप तुम्हें समझ आया होगा। दिस इज अ नोट, entities under common state government control are not considered related parties unless they have significant transactions or shared resources. सर अगर दो एंट्रीज ABC है, EFG है, राइट, इन दोनों एंट्रीज को स्टेट गवर्नमेंट कंट्रोल करती है, लेट्स सपोज उनको पंजाब गवर्नमेंट अगर कंट्रोल कर रही है, पंजाब स्टेट की गवर्नमेंट, राइट, तो दोनों आपस में क्या नहीं मानी जाएंगी? ये दोनों आपस में रिलेटेड पार्टीज नहीं मानी जाएंगी। बट सर तो होनी चाहिए, आपने अभी ऊपर पढ़ा है कि अगर जो कॉमन कंट्रोल होता है वो सारी की सारी एंटिटीज क्या होती हैं? RP होती हैं। बट मेरे भाई ये एक्सेप्शन है, तभी लिखा एक्सेप्शन। स्टेट गवर्नमेंट के केस में ये दोनों रिलेटेड पार्टी नहीं मानी जाएंगी अनलेस एंड अनटिल दे आर हैविंग सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शंस और शेयर्ड रिसोर्सेज, राइट। ये वन वर्ड में तुमसे पूछ सकते हैं, MCQ में तुमसे पूछ सकते हैं, इसका ध्यान रखना। आई होप तुम्हें यहाँ तक समझ आएगा कि तुम्हारा बेस फॉर्म हो गया होगा कि वाई वी आर स्टडिंग दिस ऐसे, क्या पर्पस है सर इस ऐसे को लाने का, एंड RP हम जो कर रहे हैं इसका मतलब क्या है। अब एक बच्चे ने मुझसे पूछा कि सर आपने पहले ही पॉइंट में पढ़ाया था पर्सन और एंटिटीज विद कंट्रोल और सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस,
ये दो वर्ड्स आपने पढ़ाए थे, या तो कंट्रोल हो सर या क्या हो, एसआई हो, तो वो आपस में क्या माने जाएंगे, आरपी माने जाएंगे। बट सर कंट्रोल और एसआई का मतलब क्या है वो तो बता दो। उसी का आंसर देने के लिए हमारा नेक्स्ट पैराग्राफ है क्या, कंट्रोल और एसआई का मतलब क्या है सर। आइए देखते हैं। मैंने एफआरएफ डिफाइन, अगर तुमने AS18 को पढ़ा हो, नहीं तो पढ़ोगे तुम लोग अपने सी इंटर में, और CA फाइनल लेवल पे तुम लोग FR में पढ़ोगे इंड AS 24 विच टॉक्स अबाउट रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन्स, तो तुम्हें पता लगेगा। तो वहाँ पे भी स्पेसिफाई करता है, AS18 भी स्पेसिफाई करता है और इंड AS भी स्पेसिफाई करता है कि यार कंट्रोल और एसआई का मतलब क्या है। राइट, कंट्रोल का मतलब क्या है भाई, सिंपल। तुम्हें अगर मैं AS और इंड AS के हिसाब से बताऊँ तो तुम्हारा कंट्रोल क्या हो गया, मोर देन 50%। सर अगर आपके पास 50% से ज़्यादा वोटिंग पावर है किसी भी कंपनी की, तो आप उसके क्या हो जाओगे, सॉरी आपका उसके ऊपर क्या आ जाएगा, कंट्रोल आ जाएगा, आपका उसके ऊपर आ जाएगा कंट्रोल। मतलब सर अगर आपका 50% से ज़्यादा वोटिंग पावर है तो आप उस एंटिटी को कंट्रोल कर रहे हो। राइट, 50% या उससे ज़्यादा वोटिंग पावर, मोर देन 50% आपके पास वोटिंग पावर है, या आप उसके मोर देन 50% बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को अपॉइंट कर सकते हो। ठीक है ना, ये बेसिकली AS और इंड AS कंडीशन डिफाइन करते हैं, क्राइटेरिया देते हैं कि या तो अगर आपके पास मोर देन 50% उसकी वोटिंग पावर है, या फिर अगर ये नहीं है तो मेजॉरिटी ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को आप अपॉइंट करने की पावर रखते हो। राइट, देन आपके पास आल्सो आपके पास क्या आ जाएगा, कंट्रोल आ जाएगा। ठीक है, और एसआई किसका होगा भाई मेरे, एसआई कब आएगा, एसआई तब आएगा अगर आपके पास किसी भी एंटिटी की 20% से ज़्यादा वोटिंग पावर हो। अगर आपके पास 20% से ज़्यादा वोटिंग पावर है किसी एंटिटी की, तो आपके पास क्या आ जाएगा उस एंटिटी का, एसआई, सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस। राइट, ये बेसिकली एफआरएफ डिफाइन करते हैं इस तरीके से, समझ गए। हालांकि तुम्हें ऑडिट के पर्सपेक्टिव से लिमिट्स को याद नहीं रखना, ये मैं तुम्हें जनरल तुम्हारी नॉलेज के लिए बता दिया। तुम्हें ऑडिट के पर्सपेक्टिव से तुम्हें लिमिट को याद नहीं रखना कि यार 20% है 50% है, तो मैं जनरल बता दिया तुम लोगों को मैंने। राइट, प्रैक्टिकली इस तरह हम चेक करते हैं। मैंने एफआरएफ डिफाइन क्या करते हैं भाई, कंट्रोल क्या है, क्या मतलब है कंट्रोल का इन जनरल। कंट्रोल एज अ पावर टू गवर्न एंड एंट्रीज फाइनेंशियल एंड ऑपरेटिंग पॉलिसी टू गेन बेनिफिट्स। भाई जाहिर सी बात है सर, कंट्रोल का मतलब क्या है सर, आपके पास क्या है, पावर है रे। किसकी पावर है सर, गवर्न करने की एंटिटी के फाइनेंशियल एंड ऑपरेटिंग पॉलिसीज टू गेन बेनिफिट्स। भाई जाहिर सी बात है, अगर तुम्हारे पास मोर देन 50% पावर है, वोटिंग पावर है, तो तुम क्या हो भाई, तुम लोग भाई बादशाह हो। तुम लोग कंपनी के हर डिसीजन को कंट्रोल कर सकते हो। कंपनी के फाइनेंशियल डिसीजंस क्या हैं, कंपनी की ऑपरेटिंग पॉलिसीज क्या होगी, तुम्हारे हाथ में सब कुछ पावर है। ठीक है ना। अब अगर तुमको मैं एग्जांपल दूँ, प्रैक्टिकल एग्जांपल दूँ, तो रिलायंस इंडस्ट्रीज, RIL, मोटा भाई की कंपनी RIL भाई, मुकेश अंबानी जी की कंपनी जो है अपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज। अब अगर तुम देखोगे तो मेजॉरिटी जो स्टेक होल्डिंग है, ठीक है, वो किसके पास है, मुकेश अंबानी जी की पूरी फैमिली के पास है। मुकेश अंबानी एंड फैमिली, इनके पास है। और जो भी मेजर डिसीजन होते हैं रिलायंस के, वो यही लोग तो लेते हैं, मुकेश अंबानी एंड इस फैमिली वही तो लेते हैं। राइट, क्योंकि उनके पास मेजॉरिटी वोटिंग पावर है रिलायंस की, इनके पास कंट्रोल है। कंट्रोल का मतलब क्या है भाई, तुम मेजर डिसीजन ले रहे हो किसी एंटिटी के, तुम मेजर डिसीजन ले रहे हो कि लाइक हमने कोई नया प्रोडक्ट, कंपनी ने कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करना है, करे या ना करे, वो एक बहुत बड़ा मेजर डिसीजन है। कंपनी पैसा कहाँ से उठाएगी, क्या फाइनेंसिंग करेगी, कंपनी कहाँ कहाँ इन्वेस्ट करेगी अपने पैसे को, डिविडेंड देना नहीं देना। राइट, कंपनी को ये अपनी ब्रांच क्लोज करनी है नहीं करनी, ये प्रोडक्ट अपना नया लेके आना नहीं आना, ये प्रॉफिटेबल है नहीं है, इसको शट कर दो ओपन कर दो। बहुत सारे मेजर डिसीजन होते हैं जो एक कंपनी लेती है। अच्छा ये हमारे बाहर के एक्सपोर्टर हैं, इनसे हमने अपना अग्रीमेंट साइन करना है नहीं करना, बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट है। सो ये क्या है भाई, सारे के सारे मेजर डिसीजन हैं। अगर तुम्हारे पास कंट्रोल, अगर तुम इन सबको कंट्रोल कर पा रहे हो डिसीजंस को, देन क्या मान लेंगे हम लोग कि भाई तुम्हारे पास कंट्रोल है। दूसरा क्या है भाई, एसआई। सर एसआई का मतलब क्या है, एसआई का मतलब क्या है कि आप सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस कर सकते हो। इन्फ्लुएंस का मतलब क्या है, अगर हिंदी में सिंपल तुमसे मैं पूछूं कि भाई इन्फ्लुएंस का मतलब क्या है, सर इन्फ्लुएंस का मतलब होता है प्रभावित करना। यार वो बंदा मेरे को इन्फ्लुएंस कर रहा है, मतलब मैं उस बंदे से प्रभावित हो रहा हूँ। राइट, सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस का मतलब क्या हो गया, बहुत ज़्यादा प्रभावित होना। ठीक है, बट वो सिर्फ बंदा मेरे को इन्फ्लुएंस कर सकता है, वो मेरे को अपनी बातों में बातें कह सकता है, प्रभावित कर सकता है, बट डिसीजन लेना नहीं लेना वो मेरे खुद के हाथ में ही है। राइट, अगर इस तरह का कोई सीन है कि लाइक तुम्हारे पास एसआई है, मतलब तुम पार्टिसिपेट तो कर रहे हो, यू हैव पावर टू पार्टिसिपेट इन पॉलिसी डिसीजंस।
कि भाई कंपनी नया प्रोडक्ट लॉन्च करे या ना करे, यू हैव द पावर, राइट। तुम लोग बेसिकली तुम अपना खड़े होकर बोल सकते हो कि सर वी शुड स्टार्ट, द कंपनी शुड लॉन्च, बिकॉज वहाँ पे बहुत सारा प्रॉफिटेबल है, हमारा प्रोडक्ट अच्छा चलेगा। यू हैव पावर टू पार्टिसिपेट बट नॉट कंट्रोल देम। डिफरेंस समझो कंट्रोलर एसआई में। भाई मेरे कंट्रोल में क्या था, तुम डिसीजन ले सकते हो, तुम्हारे पास पावर है, तुम्हारे पास पावर है, राइट। तुम जो चाहो कर सकते हो, तुम डिसीजन लेने की पावर रखते हो। बट एसआई में क्या है, एसआई में सिर्फ तुम अपना पार्टिसिपेट करने की पावर रखते हो, नॉट कंट्रोल देम। सिंपल से तुम्हें एक एग्जांपल से इन दोनों का डिफरेंस समझा देता हूँ, तुम्हें हमेशा के लिए याद रहेगा। भाई ये है राजा, किंग, ठीक है। ये है उसका पूरा का पूरा उसकी प्रजा, सॉरी प्रजा क्या क्या, उसका मंत्रिमंडल, राइट। यहाँ पे एक मंत्री बैठे हैं, यहाँ पे बैठे हैं, यहाँ पे बैठे हैं, यहाँ पे बैठे, यहाँ पे बैठे, यहाँ पे बैठे, राइट। ये राजा का पूरा अपना मंत्रिमंडल है, राइट। भाई पावर लेने की जो जो डिसीजन लेने की पावर है, अगर जो डिसीजन लेने की पावर है कि हमको यही करना है, अपना यही करना है, वो किसके पास है सर? वो तो अकेले किंग के पास है, वो तो किंग के पास ही है ना सर, बिकॉज वो राजा है, वो कंट्रोल है, वो कंट्रोल कर सकता है हर एक चीज़ को, वो उसके पास सब कुछ है कि वो डिसीजन ले ना ले उसके ऊपर है, राइट। मतलब किंग क्या करता है सर, उसके पास कंट्रोल है, किंग के पास क्या है भाई, कंट्रोल है। बड़े जो उसके मंत्रिमंडल वाले हैं, ये 6 के 6 बंदे, कि इनके पास कोई डिसीजन लेने की पावर है, बड़ा मेजर डिसीजन? आंसर इज नो सर, ये तो सिर्फ और सिर्फ पार्टिसिपेट करते हैं। राजा ने पूछा तो भाई किंग क्या करता है अपना, वो करेगा कंट्रोल, राइट। और ये जो मंत्रिमंडल है इनका, ये क्या कर सकते हैं भाई, ये एक डिसीजन नहीं ले सकते, ये सिर्फ और सिर्फ जो राजा है उसको गाइड कर सकते हैं। दे कैन ओनली पार्टिसिपेट। हम अपने मंत्रिमंडल से सलाह लेना चाहते हैं कि हम ये करें या ना करें, तो भाई ये मंत्रिमंडल सिर्फ पार्टिसिपेट करता है पॉलिसी डिसीजन मेकिंग में, ये दे कांट कंट्रोल दैट। तो इनके पास क्या है भाई, ऐसा ही है, सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस। आई होप तुम लोगों को कंट्रोल और एसआई के बीच में डिफरेंस समझ आ गया होगा, बहुत ईजी एग्जांपल है यार ये, राइट। द एक्जिस्टेंस ऑफ फॉलोइंग रिलेशनशिप में इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ कंट्रोल और एसआई। भाई मेरे ये कुछ एग्जांपल्स हैं, कुछ इंस्टांसेस हैं कि जो हमें बताती हैं कि यार कंट्रोल और एसआई में से कुछ ना कुछ हो सकता है। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट होल्डिंग और अदर फाइनेंशियल इंटरेस्ट इन एंटिटी। यार सिंपल सी बात है, तुम डायरेक्टली किसी एंटिटी में, अब ए है, एबीसी लिमिटेड है, इस कंपनी में जो ए है वो 60% कंट्रोल, 60% स्टेक रखता है डायरेक्टली, राइट। तो भाई ज़्यादा सीधी सी बात है, मोर देन 50% हो गया तो क्या हो जाएगा भाई, इसके पास क्या है, कंट्रोल है इस एंटिटी का। इनडायरेक्टली क्या हो जाएगा, ए के पास क्या है, 100% डायरेक्ट सपोज, ठीक है। और ए के ऊपर किसका कंट्रोल है, ए लिमिटेड के ऊपर किसका कंट्रोल है भाई, PQR लिमिटेड का 100%। अब जो बेसिकली ABC लिमिटेड किसकी सब्सिडरी है, ए लिमिटेड की, और ए लिमिटेड किसकी सब्सिडरी है, PQR की। तो इनडायरेक्टली PQR जो है वो ABC को तो भी कंट्रोल कर रहा है कि नहीं कर रहा, बिल्कुल कर रहा है सर। आई होप समझ आएगा होगा। सेम वही एग्जाम्पल्स और हैं। उसके बाद बीइंग पार्ट ऑफ दोज चार्ज विद गवर्नेंस और की मैनेजमेंट। सर एक एंटिटी के लिए, एक कंपनी के लिए, या तुम्हारा, अगर मैं बेसिकली तुम्हारी एंटिटी की बात करूँ, रिपोर्टिंग एंटिटी तुम लोग आ लो, एग्जैक्ट अगर मैं बात करूँ, उसके लिए उसके जितने भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, जो की मैनेजमेंट है, यानी कि बड़े लोग सर, बड़े लोग, और TCWG सर, इन्फोसिस है, इन्फोसिस के जो TCWG हैं वो कौन है, मूर्ति साहब, नारायण मूर्ति साहब क्या है भाई इन्फोसिस के लिए, TCWG, बड़े लोग, बहुत ही जो सुप्रीम है, राइट। उसके बाद जो की मैनेजमेंट है वो कौन है भाई, जो उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, CEO, CFO, CTO, CO, जो बेसिकली की मैनेजमेंट है, राइट। तो एक एंटिटी के लिए उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और TCWG हमेशा के हमेशा RP ही रहते हैं। आई होप में समझ आ गया कि तीनों पॉइंट्स। नेक्स्ट क्या है, क्लोज फैमिली मेंबर, जैसे तो मैंने RAR की एग्जांपल ली। रिलायंस के लिए उसके जितने भी फैमिली मेंबर्स हैं, मुकेश अंबानी जी के, वो सारे के सारे क्या हैं भाई, रिलेटेड पार्टीज हैं। और सिग्नल बिजनेस रिलेशनशिप विद द पर्सन रेफर टू इन सब पैराग्राफ दिस। इसके ये कह रहा है, यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक हो गया, 4 आएगा यहाँ पे। भाई मेरे तुम्हारा बेसिकली क्या है, सिग्निफिकेंट बिजनेस रिलेशनशिप है, ए लिमिटेड है, ए लिमिटेड लेट्स सपोज FMCG में है, ठीक है। अब ए लिमिटेड की जो 90% परचेज है वो किससे आती है, लेट्स सपोज P लिमिटेड से आती है। सर ए लिमिटेड की 90% परचेज जो है वो कहाँ से आती है, सर वो आती है P लिमिटेड से।
अब यार देखो 90% परचेज कंट्रोल कर रहा है अकेला अकेला पी लिमिटेड, ठीक है। अब तुम किसी बंदे का 90% बिजनेस कंट्रोल कर रहे हो, इसका मतलब बिकॉज परचेज कहाँ से कर रहा है, वो यहाँ से कर रहा है। अगर ये परचेज नहीं, ये सामान नहीं देगा तो भाई ए का तो बिजनेस क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही शट डाउन हो जाएगा, बिल्कुल ही क्लोज हो जाएगा। तो भाई ए और पी आपस में क्या हो जाएंगे, रिलेटेड पार्टीज, क्योंकि भाई सिग्निफिकेंट बिजनेस रिलेशनशिप है इनके बीच में। इनके बीच में जो बिजनेस रिलेशन है वो सिग्निफिकेंट है, बहुत ज़्यादा मेजर है। 90% परचेज कंट्रोल कर रहा है वो बंदा। आई होप तुमको समझ आ गया होगा ये वाला पॉइंट भी। कूल। नेक्स्ट चलते हैं भाई अपन लोग, एक पॉइंट है मीनिंग ऑफ एस पी ई, स्पेशल पर्पस एंटिटी, और जिसको हम लोग बोलते हैं एस पी वी आल्सो, दैट इज स्पेशल पर्पस व्हीकल। एस पी वी हम किसे बोलते हैं, जब तुम अपना सी ए फाइनल में आओगे, तुम्हारा एक सब्जेक्ट है पेपर 2 ए एफ एम का। भाई मेरे ए एफ एम में तुम लोग अच्छी तरह पढ़ोगे इसका मतलब, एस पी वी का मतलब। इनफैक्ट एफ आर में भी तुम लोग पढ़ोगे इसका मतलब। मैं तुम्हें हल्का सा आइडिया दे देता हूँ, जितना तुम्हारे, देखो सिर्फ 2 लाइनें लिखी हुई हैं तुम्हारी स्टडी मैट में इसके रिगार्डिंग, जितना रेलिवेंट है स्टिल मैं तुम्हें बता देता हूँ, ताकि तुम्हारे वो ना रहे कि कंसेप्ट हमें समझ नहीं आया। ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है इंटर लेवल के परस्पेक्टिव से यार। एबीसी लिमिटेड, राइट, इनके पास बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हैं, बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हैं, राइट, जिनको ये क्या करते हैं, रेंट पे लेट आउट करते हैं, ठीक है। वैसे इनका जो मेन बिजनेस है वो किस चीज़ का है भाई, इनका मेन बिजनेस अपना फार्मा का है, इनका मेन बिजनेस अपना फार्मा का है, ठीक है। बट साथ ही साथ में इन्होंने बेसिकली प्रॉपर्टीज़ को परचेज करके लेट आउट किया हुआ है, और ये बहुत अच्छी खासी लाखों में महीने की रेंटल इनकम को अर्न करते हैं, राइट। यार अब जब इनकम अर्न कर रहे हैं लाखों की, तो उसके ऊपर यार टैक्स तो देना ही पड़ेगा ना यार, टैक्सेस तो बाबू देने ही पड़ेंगे, जब पैसा कमाए तो टैक्स तो देना ही पड़ेगा। तो इन्होंने एक दिमाग लगाया, एबीसी वालों ने सोचा कि यार मैं ऐसा करता हूँ, एक नई एंटिटी फॉर्म कर लेता हूँ, लेट्स सपोज PQR लिमिटेड से एक नई एंटिटी मैंने फॉर्म की, PQR लिमिटेड के नाम से एक नई एंटिटी मैंने फॉर्म कर ली। मैंने क्या किया, जो सारी की सारी प्रॉपर्टीज़ एबीसी के नाम पे हैं, मैंने सारी की सारी वो प्रॉपर्टीज़ किसके नाम पे ट्रांसफ़र कर दी, PQR लिमिटेड के नाम पे ट्रांसफ़र कर दी, सारी की सारी प्रॉपर्टीज़। और जो लेटर का बिजनेस है, अब वो PQR के नाम से मैं कर रहा हूँ। बेसिकली PQR को एक अलग मैंने कंपनी फॉर्म कर दी, सारी की सारी जो प्रॉपर्टीज थी वो मैंने PQR के नाम कर दी, राइट। PQR के नाम से ही हम अपना बिजनेस कर रहे हैं लेटिंग का, लाइक मैं अपना फार्मा का बिजनेस अच्छा चला रहा हूँ, बट जो लेटर का बिजनेस है वो मैं PQR लिमिटेड के हिसाब से कर रहा हूँ, लेटिंग आउट का बिजनेस। अब सारी की सारी इनकम कहाँ टैक्सेबल होगी भाई, मेरे PQR के ऊपर, समझ पा रहे हो। अब इन्होंने बेसिकली क्या किया, क्या PQR की कोई ज़रूरत थी, क्या एक नई कंपनी बनाने की कोई ज़रूरत थी, उनका तो अच्छा वाला फार्मा का बिजनेस चल रहा था, बिल्कुल चल रहा था सर, तो ज़रूरत क्यों पड़ी कि एक नई कंपनी फॉर्म की जाए। सर इनका एक स्पेशल काम था, इनका एक स्पेशल काम करना था, इनका एक स्पेशल पर्पस था। पर्पस क्या था, प्रॉपर्टीज़ को इसके नाम करना, ताकि रेंटल इनकम हमारे नाम पे टैक्सेबल ना हो, एक नई एंटिटी के नाम पे टैक्सेबल हो जाए, और हम जो डिडक्शंस एग्जाम्पशंस हैं उसका बेनिफिट ले सकें। एक स्पेशल पर्पस था, राइट। इसी चीज़ को हम यहाँ पे जो PQR है, इसी को हम बोलेंगे SPE, और यू कैन से SPV, स्पेशल पर्पस व्हीकल कह लो या स्पेशल पर्पस एंटिटी। मतलब वो एंटिटी जिसको तुम फॉर्म कर रहे हो किसी स्पेशल पर्पस के लिए, किसी स्पेशल काम के लिए जिसको तुम बना रहे हो, उसको हम बोलेंगे मेरे भाई SPE और SPV। आई होप यहाँ तक तुम्हें समझ आया होगा। तो यही बताया गया भाई कि SPV जो है वो हमेशा हमेशा क्या रहती है, रिलेटेड पार्टी रहेगी ही रहेगी। मतलब ABC और जो इनकी PQR थी क्या थी, SPV थी, इनकी SP थी, ये क्या दोनों आपस में क्या होंगी, ये दोनों आपस में हमेशा के हमेशा रिलेटेड पार्टी ही मानी जाएंगी। जो भी ट्रांजेक्शन्स करेंगे उनको हम क्या कहेंगे, RPT ट्रांजेक्शन ही कहेंगे। आई होप तुम्हें समझ आया होगा। भाई नेचर क्या है, ये पैरा तो मैं ऑलरेडी मैं समझा चुका हूँ, ये पैराग्राफ कि यार देखो, नो डाउट जो रिलेटेड पार्टीज हैं वो भी नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में जो रिलेटेड पार्टीज हैं वो भी नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में सेल परचेज कर सकती हैं। दे कैन डू ट्रांजेक्शन्स, लाइक जब मैंने चैप्टर स्टार्ट किया है, सॉरी स्टार्ट किया है, मैंने तुम्हें एग्जांपल दी थी गोलू और उसके भाई रामू की, कि यार नो डाउट
वो आपस में भी जेन्युइन ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, सेल परचेज कर सकते हैं, बट देयर इज ऑलवेज रिस्क ड्यू टू नेचर ऑफ आरपी रिलेशनशिप्स दे कैन समटाइम प्रेजेंट अ हाई रिस्क ऑफ मिडिल स्टेटमेंट इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। वही जाहिर सी बात है यार। देखो नो डाउट रामू और गोलू एक दूसरे के भाई हैं, वो जेन्युइनली अपने सेल परचेज कर रहे हैं, जेन्युइन ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, बट क्या पता अभी मन में उनके फ्रॉडी कुछ आ जाए, उनको लगे कि यार देख अपना दोनों भाई हैं, अपन दोनों जेन्युइन ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, 20-25 करोड़ के अपन हर महीने ट्रांजेक्शन करते हैं जेन्युइनली, क्या फ़र्क पड़ता है अगर 5-10 करोड़ की ट्रांजेक्शन ऐसे ही कर देंगे, किसी को क्या पता लगेगा। सो इट बेसिकली पोजेज अ हाई रिस्क ऑफ मिडिल स्टेटमेंट, राइट। आगे बेसिकली बेसिक पॉइंट्स दिए गए हैं कि जो रिलेटेड पार्टीज में ऑपरेट थ्रू एक्सटेंसिव एंड कॉम्प्लेक्स रेंज ऑफ रिलेशनशिप एंड स्ट्रक्चर विद कॉरस्पॉन्डिंग रिलीजिंग कॉम्प्लेक्सिटी रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शंस। बेसिकली वो ये कहना चाह रहा है ये पॉइंट कि यार जो रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शंस होती हैं, जो रिलेटेड पार्टीज हैं, दे मे ऑपरेट थ्रू एन कॉम्प्लेक्स रेंज ऑफ रिलेशनशिप एंड स्ट्रक्चर। मतलब एग्जांपल देता हूँ, एबीसी है, इसने एक नई कंपनी खोली पी करके, पी पे लिमिटेड करके, एक नई कंपनी खोली आर लिमिटेड करके, एक नई कंपनी खोली क्यू लिमिटेड करके, एक नई कंपनी खोली किसके, लेट्स सपोज ई लिमिटेड करके, राइट। एबीसी को कंट्रोल करता है पी को कंट्रोल करती है एबीसी 100%, पी कंट्रोल किसको करता है, आर को 100%, आर करता है किसको, क्यू को 100%, और क्यू करता है किसको, ई को 100%। सर अल्टीमेटली जो एबीसी है वो किसको कंट्रोल करती है, इनडायरेक्टली। ये देखो इट इज़ एन एग्जांपल ऑफ इनडायरेक्ट होल्डिंग। अल्टीमेटली जो ई का मालिक है, अल्टीमेट जो ओनर है वो क्या है, एबीसी तो है। पहले एबीसी ने पी को कंट्रोल किया, पी ने आर को, आर ने क्यू को, क्यू ने ई को। अल्टीमेटली सर ओनर कौन है इसके पीछे का बॉस, एबीसी तो है। बट तुमने बैलेंस शीट को देखा, तुम एफएस को देख रहे हो, वहाँ पे सेल आ रही है, सॉरी परचेज आ रही है ई से, वहाँ पे आ रहा है कि परचेज हमने की है किससे, ई लिमिटेड से, राइट। तो क्या तुम एक तरफ देख के इसको आइडेंटिफाई कर पाओगे कि यार ई लिमिटेड और ये दोनों आपस में क्या है, आरपी हैं? नहीं कर सकते। तुम लगेगा कि यार बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बिल्कुल अलग हैं, ठीक है, प्लेस ऑफ बिजनेस अलग है, काम करने का ढंग सब कुछ अलग है, तो ये दोनों आपस में अननोन पार्टीज़ हैं। बट किसी को क्या पता भाई, इतनी बड़ी चेन है इनके बीच में, अल्टीमेटली दोनों आपस में क्या है, आरपी हैं। सो बेसिकली जो कंपनीज़ हैं, जो अपनी एंटिटीज़ हैं, वो बहुत तरह के कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म यूज़ करती हैं। ये कॉम्प्लेक्स सिस्टम ही तो है। ये 4 कंपनीज इन्होंने खोली है कि क्या है भाई, ये कॉम्प्लेक्स ही तो है, राइट। तो इसका हमें बेसिकली ध्यान रखना चाहिए। सेकेंडली, इन्फॉर्मेशन सिस्टम में भी इनफेक्टिव आइडेंटिफाइंग और समराइजिंग ट्रांजेक्शंस। यार मेरी बात सुनो, आईएस क्या है तुम्हारा अगर लाइक तुम सैब यूज़ कर रहे हो, तुम्हारा ईआरपी कोई भी यूज़ कर रहे हो, तुम लोग कोई भी ईआरपी यूज़ कर रहे हो लाइक सपोज, ठीक है, सैब भी छोड़ो, सर ईआरपी भी कैसे आइडेंटिफाई कर लेगा इनको, राइट। तो कंपनीज क्या करती हैं, इतने सारे कॉम्प्लेक्स सिस्टम यूज़ करते हैं कि जो ईआरपी हैं, जो हमारे काउंटिंग मॉड्यूल्स हैं, सॉफ्टवेयर हैं, वो भी आइडेंटिफाई नहीं कर पाते कि यार ये बंदा हमारे लिए क्या है, रिलेटेड पार्टी है। RP transaction may not be connected under normal market terms and conditions. For example, RP transaction may be connected with no exchange of consideration. भाई जाहिर सी बात है, ए और बी दोनों आपस में भाई हैं, दोनों का सेम बिजनेस है, राइट। अब ए बाहर के लिए बंदों के लिए प्राइस रखता है अपना 100 रुपीज़ का, अब भाई के लिए थोड़ी रखेगा 100 रुपये का प्राइस, यार अपना भाई है, भाई के लिए उसने क्या प्राइस रख दिया, लेट्स वो 70 रुपये। भाई क्या भाई बाकियों से अलग है या नहीं है, बिल्कुल अलग है सर। सारी दुनिया एक तरफ और मेरा भाई एक तरफ, तो भाई को मैं 100 रुपये कैसे चार्ज कर सकता हूँ यार, उसके लिए तो मैं रेट रखूँगा 70 का, यू कैन से एट कॉस्ट प्राइस, कि भाई से कोई मुनाफा नहीं कमाना, जितना हमें आए उतनी का हमने अपने भाई को सेल कर देंगे, हमने अपने भाई से कोई प्रॉफिट नहीं कमाना। वही कह रहा है वो कि यार जो बेसिकली आरपी ट्रांजेक्शन्स होती हैं वो दे आर कनेक्टेड अंडर, दे मे नॉट बी कनेक्टेड नॉर्मल मार्केट टर्म्स। मोस्टली ऐसे ही होता है कि जो ट्रांजेक्शन होती हैं आरपी की रिलेटेड पार्टीज के बीच में, वो नॉर्मल मार्केट टर्म्स के अकॉर्डिंग नहीं होती। आई होप तुम्हें समझ आया होगा ये वाला पॉइंट भी। अब आता है मेन पॉइंट, ये तो देखो जितना भी हमने डिस्कस किया है ये इंपॉर्टेंट है बट ज़्यादा नहीं है। अब यहाँ से तुम्हारा इंपॉर्टेंट थोड़ा एग्जामिनेशन परस्पेक्टिव से शुरू होता है काम। अंडरस्टैंडिंग द एंटिटीज रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप एंड ट्रांजेक्शंस। भाई मेरी बहन, एज एन ऑडिटर तुझे कैसे पता लगेगा कि यार मेरे क्लाइंट का जिसका मैं ऑडिट कर रही हूँ उसकी कौन कौन सी पार्टीज रिलेटेड पार्टीज हैं, राइट। अब तेरे को तो नहीं पता ना यार, अब हमको किसका पता है, बैलेंस शीट में लाखों नाम आ रहे हैं, लाखों क्रेडिटर्स हैं, लाखों डेटर्स हैं, कितने सारे वेंडर्स के नाम आ रहे हैं, सर हमें कौन क्या पता कि ये बंदा रिलेटेड पार्टी है या ये बंदा नहीं है, किसको हम ध्यान से चेक करें।
हमें जब तक यही नहीं पता लगेगा कि यार ये बंदा इसका रिलेटेड पार्टी है, हम क्या आगे फर्दर उसको डीप डाइव करेंगे, समझ रहे हो? तो सर हम कोई जादू तो नहीं है, वी आर नॉट हैरी पॉटर कि जादू की जड़ी की वेगाडियम लेवियोसा किया और हमें सब कुछ पता लग गया कि ये बंदा इसका रिलेटेड पार्टी है, ये बंदा इसका अननोन है। ऐसा नहीं है। हमें क्या वैसे पता लगेगा मेरे भाई? सबसे सिंपल तरीका, इंक्वायर विद द मैनेजमेंट। जो तुम्हारा क्लाइंट है उसकी मैनेजमेंट को पूछो, अपने क्लाइंट को पूछो कि भाई मेरे उससे इंक्वायरी करो, बातचीत करो कि साहब आप लोग हमें बता दो कि आपकी कौन कौन सी जो आपके पार्टीज़ हैं वो आपकी रिलेटेड पार्टीज़ हैं। आप ही हमें बता दो अपने आरपी के बारे में कि ये पार्टी हमारी सर रिलेटेड पार्टीज़ हैं, राइट। उनसे इंक्वायरी करो, करोगे। अच्छा, इंक्वायरी में क्या करोगे? आइडेंटिफाई द एंटिटीज रिलेटेड पार्टीज एंड नोट एनी चेंजेस फ्रॉम द प्रायर पीरियड। बिल्कुल सही। उनसे पूछो कि ये हमारी रिलेटेड पार्टीज कौन कौन सी हैं, उन्हें बता दें कि यार ये हमारी 4 पार्टीज़ क्या हैं, रिलेटेड पार्टीज हैं। उनको अच्छे एनालाइज करो और देखो कि पिछले साल से क्या कुछ सिग्निफिकेंट चेंज हुए। लाइक अगर पिछले साल तक मैं उनसे 10 करोड़ का धंधा कर रहा था अकेला साल में, ठीक है, इस साल पता लगा कि मैं 50 करोड़ का सेल धंधा कर रहा हूँ उनके साथ। लास्ट तक तो मैं उसको 10 करोड़ की सेल करता था एवरेज, इस साल मैंने 50-60 करोड़ की सेल कर दी। सो इतना ज़्यादा एकदम से जंप कैसे आ गया? इंक्वायर करो उसको, राइट। अंडरस्टैंड द रिलेशनशिप। सर लगते क्या हैं आपके? आपने बता तो दिया कि ए लिमिटेड और बी लिमिटेड आप दोनों आपस में क्या हो, रिलेटेड पार्टीज हो, बट बी आपका लगता है क्या है सर? आपका भाई है, आपका बेटा है, क्या लगता है सर? रिलेशनशिप को अंडरस्टैंड करो, राइट। डिटरमिन वेदर एनी ट्रांजैक्शंस अकर विद रिलेटेड पार्टीज ड्यूरिंग द पीरियड इंक्लूडिंग देयर टाइप एंड पर्पस। सर उस ट्रांजैक्शन का पर्पस समझो कि वो ट्रांजैक्शन का क्या टाइप है, क्या पर्पस है, लाइक उसको अच्छी तरह बेसिकली डीप डाइव करो। अगर सेल हुई है, सेल परचेज हुई है, लेट्स सपोज नॉर्मल सेल परचेज हुई है, उसको समझो कि सेल परचेज क्या है, जैसे बाकी लोगों के साथ ये सेल परचेज करते हैं नॉर्मल एट मार्केट टर्म्स, क्या उसी हिसाब से हुई है या कोई अलग ही इनका झोल है, उसको अच्छी तरह डीप डाइव करो, राइट। एडिशनली क्या करेगा सर ऑडिटर? ये तो करेगा ही करेगा, और क्या करेगा? एडिशनली द ऑडिटर शुड इंक्वायर द मैनेजमेंट अदर इधर विद एंटिटी एंड परफॉर्म अदर एप्रोप्रिएट रिस्क प्रोसीजर्स टू अंडरस्टैंड द कंट्रोल्स इन प्लेस फॉर। तो जाहिर सी बात है, जितना तुमसे हो सकता है सबसे इंक्वायरी करो, मैनेजमेंट की इंक्वायरी करो, जो बाकी बंदे हैं तुम्हारे एंटिटी में क्लाइंट के, उनसे इंक्वायरी लो कि यार इनके क्या क्या रिलेटेड पार्टीज़ हैं, हमें आप बता दो, अंदर की बात हमें आप बता दो, हम ऑडिटर्स हैं, और क्या क्या कंट्रोल्स हैं इन प्लेस टू इंश्योर कि जितनी भी ट्रांजेक्शन रिलेटेड पार्टीज़ की वो अच्छी तरह रिकॉर्डेड हैं, प्रॉपरली डिस्क्लोज हैं या नहीं, राइट। आइडेंटिफाइंग अकाउंटिंग फॉर डिस्क्लोजिंग रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप एंड ट्रांजेक्शन एज पर लेवल FRF। यार अपने रैप्स लगाओ, रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर लगाओ, जिससे तुम आइडेंटिफाई कर सको कि यार कि ये हमारी रिलेटेड पार्टीज़ हैं। अच्छा, आइडेंटिफाई करके देखो कि उनकी अकाउंटिंग ढंग से हुई है, नहीं हुई। अच्छा, अकाउंटिंग ढंग से हुई है और डिस्क्लोजर, आरपी के केस में भी डिस्क्लोजर बहुत सारे जाते हैं, राइट। नोट्स टू अकाउंट्स में स्पेशल कॉलम बनता है इनका कि रिलेटेड पार्टी को हमने कितनी डेमोनेशन पे की, क्या क्या इनसे ट्रांजेक्शन हुई, इनका नोट बनता है अकेला, क्या डिस्क्लोजर प्रॉपर से हुए नहीं हुए एज पर द एप्लीकेबल FRF। लेकिन अगर तुम्हारा कंपनी है, तुम्हारा क्लाइंट, और उसको अगर कंपनी का 2013 लग रहा है, तो क्या एज पर कंपनी का 2013 जितने भी उसकी ट्रांजेक्शन हैं, सॉरी रिक्वायरमेंट्स हैं, क्या वो डिस्क्लोज किए नहीं की, उसको चेक करो। ऑथराइजिंग एंड अप्रूविंग सिग्निफिकेंट रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शंस एंड अरेंजमेंट्स। सर इन ट्रांजेक्शंस को कौन अप्रूव कर रहा है, कौन ऑथराइज कर रहा है, राइट। कोई तो बंदा होगा ना भाई जो इस ट्रांजेक्शंस को अप्रूव करेगा, उसको उसकी इंक्वायरी करो। और वो ट्रांजेक्शंस जो आउटसाइड द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस हैं, लाइक एक तो है कि हम अपनी रिलेटेड पार्टी से ट्रांजेक्शंस कर रहे हैं इंदर एट नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस, लाइक बाहर भी 100 रुपीज़ का हम बेच रहे हैं, अपने भाई को भी हम 100 रुपीज़ का ही बेच रहे हैं, ये नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस है। बट एक है कि भाई भाई मेरे, तू 100 का, लोगों के लिए 100 का प्राइस है, बट तेरे लिए 100 का प्राइस नहीं है, तो मेरा भाई है, तेरे लिए जस्ट 60 रुपीज़ का प्राइस है। तो इनको कौन अप्रूव कर रहा है सर? विच आर आउटसाइड द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस, उसको अच्छी तरह आइडेंटिफाई करो। आई होप तुम लोगों को समझ आया होगा। लास्ट एक ये बहुत अच्छा पॉइंट लगता है मेरे को, भाई हमने इंक्वायरी कर ली, हमने सर इंक्वायरी कर ली, ठीक है, हमने पूछ लिया मैनेजमेंट से कि यार ये हमारी रिलेटेड पार्टीज हैं, आप को लिस्ट दे दो, उन्होंने लिस्ट दे भी दी, बट स्टिल यार तुम और किस तरीके से पता कर सकते हो, हाउ यू कैन वेरीफाई द एग्जिस्टेंस ऑफ रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप एंड ट्रांजेक्शन। तो क्या करोगे तुम लोग? भाई तुमने इंक्वायरी कर ली, नो डाउट। देखो रिलेटेड पार्टी एक ऐसा टॉपिक है यार, हमारे हाथ में कुछ नहीं है इस केस के रिगार्डिंग, हम कोई मैजिशियन नहीं है कि हमने अपनी आंखें बंद की, हमने ध्यान किया, हमने हैरी पॉटर वाली झड़ी फेरी और हमें पता लग गया कि ये बंदा इसका रिलेटेड है, इससे रिलेटेड है, राइट। हमें तुम क्लाइंट से ही पूछना पड़ेगा, हमें उनकी इंक्वायरी ही करनी पड़ेगी कि यार सर आप हमें लिस्ट दो कि आपका ये आपके पार्टीज जो हैं ये आपसे रिलेटेड हैं, ठीक है। बट स्टिल उसके अलावा तुम लोग क्या कर सकते हो, वो आइए देखते हैं क्या क्या है। इंक्वायरी हमने कर लिया, बिल्कुल कर सकते हैं। इंस्पेक्टर रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स, वे आर रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स क्या हो जाएंगे, इंक्लूडिंग इनकम टैक्स रिटर्न्स,
ITR देखो, ITR में सब कुछ जाता है भाई, अच्छी तरह सब कुछ जाता है। जो टैक्स ऑडिट की रिपोर्ट्स होती हैं, ठीक है, टैक्स ऑडिट की रिपोर्ट्स होती हैं, इनकम टैक्स रिटर्न होती हैं, उसमें भी सब कुछ जाता है कि यार ये हमारी रिलेटेड पार्टी है या नहीं है, उनकी डिस्क्लोजर देखो, रेगुलेटरी फाइलिंग्स, बहुत सारी फाइलिंग्स होती हैं MCA की। तुम जो आर्टिकलशिप में जाओगे, अगर तुम्हें थोड़ा ROC का काम करने का मौका मिला तो तुम लोग ऑब्जर्व करोगे कि यार मिनिस्टर ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स की ROC को हम बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स फाइल करते हैं, जिसमें हम प्रॉपर डिटेल देते हैं कि हमारी कंपनी के लिए ये बंदा रिलेटेड पार्टी है। फाइलिंग्स को देखो, शेयर होल्डर रजिस्टर देखो, भाई जाहिर सी बात है तुम्हारे पास रजिस्टर आ गया पूरा पूरा शेयर होल्डर का, उसमें तुम्हारी सारी की सारी डिटेल्स है कि ABCDE, ए के बाद 10% पावर है, इसके बाद 2% पावर है, इसके बाद 60% पावर है, इसके बाद 25% पावर है, इसके पास लाइक 5% पावर है, बाकी अदर्स है। तो तुम्हें पता लग गया कि यार C जो है उसके पास मेजर पावर है, कंट्रोल है, उसके पास 60% पावर है। D के पास क्या है, SI है। तुम्हें शेयर होल्डर का रजिस्टर मिला, उससे पता लग गया कि इसके पास मेजॉरिटी वोटिंग पावर है, इसके बाद SI है, राइट। तो ये क्या हो जाएंगे, रिलेटेड पार्टीज हो जाएंगे। उसके बाद इन्वेस्टमेंट एंड पेंशन प्लान रिकॉर्ड्स, इसे तुम पता कर सकते हो। कॉन्ट्रैक्ट की मैनेजमेंट गवर्नेंस मेंबर्स, सर जो आपके जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, जो वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, उसको ध्यान से रीड करो और पता करने की कोशिश करो कि यार ये रिलेटेड पार्टी हो सकता है, हमारा नहीं हो सकता। नॉन रूटीन कॉन्ट्रैक्ट्स, स्पेशली वो ट्रांजेक्शन जो रूटीन में हम नहीं करते। एक तो नॉन रूटीन परचेज सेल चल रहा है, उसको छोड़ो। जो ट्रांजेक्शन जो हम नॉर्मली नहीं कर रहे, उसको ध्यान से एनालाइज करो। LIC पॉलिसीज़ को देख सकते हो, इंटरनल ऑडिटर की रिपोर्ट देख सकते हो, इंपॉर्टेंट पॉइंट, राइट। अब इंटरनल ऑडिटर ने भी तो बहुत सारे किया होगा ना। SS 610 में हम पढ़ के आ रहे हैं यूजिंग वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिटर कि भाई इंटरनल ऑडिटर जो क्या करता है, वो अच्छी तरह से भाई एंटिटी के प्रोसेसेस को ऑडिट करता है कि एंटिटी के जो बिजनेस प्रोसेसेस हैं किस तरह काम कर रहे हैं और उसके क्या क्या रिस्क हैं और क्या क्या उसके कंट्रोल्स हैं। तो क्या जो इंटरनल ऑडिटर है उसने देखा नहीं होगा, उसने भी देखा होगा कि एंटिटी का क्या क्या सिस्टम है, मैकेनिज्म है RPT को आइडेंटिफाई करने का, उसकी रिपोर्ट चेक करो। बाकी भाई ऑडिटर साहब आप अलर्ट रहो थ्रू आउट द ऑडिट। आप अपने आप मन को खुला रखो, अलर्ट रहो कि यार कोई भी ट्रांजेक्शन रिलेटेड पार्टी हो मेरी आंखों से निकल ना जाए, राइट। एक ये है हमारा टॉपिक है कंसिडरेशन स्पेसिफिक टू स्मॉल एंटिटीज बाय द ऑडिटर। सर अगर आपका एक क्लाइंट जो है जिसका ऑडिट कर रहे हो वो स्मॉल क्लाइंट है, उस केस में आप किस तरह आइडेंटिफाई करोगे, देखते हैं। इन स्मॉल एंटिटीज द कंट्रोल एनवायरमेंट डिफर फ्रॉम लार्जर वंस। जाहिर सी बात है सर, स्मॉल एंटिटीज के केस में कंट्रोल जो है वो ज़्यादा नहीं होते। स्मॉल एंटिटी के केस में एक लाला जी होते हैं जो अपने गद्दी पर बैठे हैं, राइट, वही सब कुछ कर रहे हैं, उनके पास सारा का सारा कंट्रोल है, राइट। तो कंट्रोल इतने ज़्यादा नहीं होते। ऑफन है कि फॉर्मल गवर्नेंस, वही मेरी बात आ गई कि वो एक लाला जी के पास सारा का सारा कंट्रोल है, कोई फॉर्मल गवर्नेंस नहीं होती, ठीक है। दोनों मेजर में आइदर रिड्यूस और इंक्रीज रिलेटेड पार्टी रिस्क थ्रू देयर इन्वॉल्वमेंट। सर लाला जी के हाथ में सारा कुछ है, कोई कंट्रोल तो है नहीं, मन करेगा जैसे मर्जी कर सकते हैं। तो आपको थोड़ा और अलर्ट रहना पड़ेगा स्मॉल एंटिटीज के केस में, बिकॉज यहाँ पे कोई फॉर्मल सिस्टम नहीं है। आई होप ये ईजी सा ऐसे आपको समझ आया होगा। इट वॉज एन ईजी ऐसे, ईजी स्टैंडर्ड, राइट। ठीक है सर, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए यार लाइक कर देना, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना, कमेंट करके जाना अगर अच्छी लगी वीडियो। पढ़ते रहो, #LearnWithCA Piyush, #StudyWithLogic। बाय बाय।